ऐसा लग रहा है जैसे तमिलनाडु में बच्चों का खेल चल रहा है। 2 बार गवर्नर साहब ने थलापति विजय को वापस कर दिया। उसके बाद अभी खबर आई कि आज वो मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। अब कुछ खबरें चल रही कि हो सकता है कि थलापति विजय के पास अभी 121 विधायकों की लिस्ट है, तो क्या वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ये भी आशंका एक लेफ्ट के विधायक ने जताई है। वहां धीरे धीरे मुस्लिम लीग हो या लेफ्ट हो, सबने समर्थन कर दिया है। मामला क्यों फंसा था वो समझिए। वहां 108 सीटें जो है वो थलापति विजय ने जीती, जिनकी नई पार्टी है टीवी के, ओबीसी समाज से आते हैं, पेरियार अंबेडकर के मानने वाले हैं। बीजेपी की कोशिश थी कि उसका गठबंधन एआईडीएमके से था। बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीती है, लगभग 43 सीटें जो है एआईडीएमके ने जीती है। तो उनकी कोशिश थी शुरुआत में कि थलापति विजय एआईएडीएमके के साथ आ जाएं और हमारी सरकार में एंट्री हो जाएगी। सोचिए, लेकिन जैसे ही थलापति विजय ने 100 का आंकड़ा पार किया, पहला बयान आया कि अगर कांग्रेस हमें समर्थन दे तो हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने भी मौका नहीं गंवाया और तुरंत समर्थन कर दिया। कांग्रेस को वहां 5 विधायक है। ये अलग बात है कि कांग्रेस डीएम के साथ लड़ रही थी। उसके बाद मीडिया में खबरें चलने लगी, टीवी अखबार में, अपने यहाँ जो जातिवादी मीडिया है, कि स्टालिन नाराज है राहुल गांधी से, पीठ पर छोड़ा घोंप दिया, वो एआईडीएमके के साथ गठबंधन कर लेंगे। लेकिन सोचिए, तमिलनाडु के स्टालिन ने, जो अभी दूसरे नंबर की पार्टी है, उन्होंने कहा कि मुझे जनता ने विपक्ष में बैठने के लिए कहा है, मैं विपक्ष में बैठूंगा, मैं सरकार में शामिल नहीं होऊंगा। राहुल गांधी ने जो फैसला किया, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये डीएमके भी नहीं चाहती है कि बीजेपी सत्ता में आए। उसके बाद धीरे धीरे लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन कर दिया, मुस्लिम लीग ने समर्थन कर दिया और रीजनल फोर्सेज ने भी अब धीरे धीरे थलापति विजय को समर्थन कर दिया, क्योंकि तमिलनाडु में कोई बीजेपी को नहीं चाहता है। उसके बाद गवर्नर साहब ने कहा कि नहीं, पहले 118 की लिस्ट लाइए। पहले 113 की लिस्ट दी गई, फिर 118 की लिस्ट दी गई, अब 121 की लिस्ट दी गई है। अब देखिए अब क्या होता है, या तो कल तक सब साफ हो जाएगा, अभी तो बहुत कंफ्यूजन है। तो जो भी हो, देश भर में लोग नजर बनाए हुए हैं और मैं फिर कह रहा हूं कि लोग मजाक कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं बीजेपी पर, कि देखिए बीजेपी को 1 विधायक है, उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए और आप 5 साल का समय दीजिए, वो 117 विधायक ले आएंगे। इस तरह के तंज कर रहे हैं लोग। तो चुनाव भले बीजेपी जीत रही हो, बाकी राज्यों में सरकार बना रही हो, लेकिन उनकी विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो तमिलनाडु में कल तक साफ हो जाएगा, लेकिन वहां जो दल है वो राष्ट्रपति शासन की चिंता उनको सता रही कि कहीं राष्ट्रपति शासन तो नहीं लग जाएगा। क्या होगा, कल तक लगभग साफ हो जाएगा। लेकिन ये तय है कि थलापति विजय झुकते हुए नहीं दिख रहे हैं। तमाम प्रेशर ग्रुप उन पर काम किया, लेकिन वो अभी भी बीजेपी के बगैर सरकार बनाना चाहते हैं। दूसरी खबर पंजाब की तरफ से आ रही है। लोग कह रहे हैं कि अब सारा फोर्स पंजाब में लगा दिया जाएगा। जिस तरह से साम दाम दंड भेद बंगाल में हुआ, पंजाब में कुछ दिन पहले 2 आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी की रेड पड़ती है। एक उनके राज्यसभा सांसद लवली यूनिवर्सिटी वाले, और एक अरोड़ा जो उनके मंत्री हैं भगवंत मान के। रेड के बाद 7 सांसद राघव चड्ढा के नेतृत्व में, पाठक और ये लवली आनंद वाले, हरभजन सिंह, ये सब के सब चले गए बीजेपी में। अब उस रेड के बाद फिर वो लवली यूनिवर्सिटी वाले पर रेड नहीं पड़ा, क्योंकि वो बीजेपी में चले गए। अब अरोड़ा जी पर भी रेड पड़ा था, लेकिन वो नहीं गए, तो आज फिर उन पर रेड पड़ा और वो गिरफ्तार हो गए। तो तमाम लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो सोचिए कि इनकम टैक्स ईडी की ये हालत है। कांग्रेस के समय में भी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय सीबीआई को तोता कहा था। तो आप लोग बताइए कि क्या ये सचमुच पॉलिटिकल छापे होते हैं, पॉलिटिकल रेड पड़ता है? ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। सोचिए कि अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर ईवीएम हटाना चाहता हूं, और अब कम से कम सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ईवीएम पर 2017 में सवाल उठाया। उससे पहले बीजेपी के नेता, सोचिए, आडवाणी उठाते थे, सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसके बाद वीवीपैट लगा। जीएल नरसिम्हा ने बकायदा किताब लिखा था। तो ईवीएम पर सभी दल सवाल उठाते रहे। बस ये है कि विपक्ष में जब वो रहते हैं, सत्ता में जब कांग्रेस थी तो भी नहीं मानती थी, अब धीरे धीरे कांग्रेस भी मान गई है।
ममता बनर्जी भी जब तक सत्ता में थी तब तक उनको उतना भरोसा नहीं था, अब उनको भी लग गया, वो कह रहे कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। तो अब धीरे धीरे आज की स्थिति है कि सिर्फ बीजेपी के अलावा सभी दलों को लगता है कि ईवीएम ठीक नहीं है। वहीं दूसरी जो बड़ी खबर है, अखिलेश यादव बाकायदा ईवीएम को लेकर बहुत पैशनेट तरीके से कह रहे हैं कि हम उसको खत्म करेंगे। बंगाल में आज सबसे बड़ी सोशल मीडिया पर अगर खबर माने तो बंगाल में शुवेंदु अधिकारी का वो पुराना वीडियो वायरल हुआ जिसको बीजेपी ने ही जारी किया था जब वो टीएमसी में थे, और प्रधानमंत्री खुद चुनावी रैलियों में कहते थे, जैसे वो हेमंता शर्मा के लिए कहते हैं, जैसे वो शुवेंदु अधिकारी के लिए कहते थे। अब दोनों, एक कार्यकारी मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री है, देखते हैं कौन। लेकिन सोचिए, मैं सवाल मीडिया पर उठा रहा हूं, क्या अगर यही कोई दलित पिछड़े लीडरशिप वाली पार्टी होती और इस तरह के आरोप लगते और आज मुख्यमंत्री का शपथ होता तो मीडिया क्या बहस कर रही होती। लेकिन क्या जनरल कैटेगरी के नेताओं पर कोई बहस नहीं होती है, कोई उसकी चार्जशीट नहीं होती है? इस देश में दलित पिछड़े नेताओं को लगातार कांग्रेस हो या बीजेपी हो निशाने पर लिया गया है। हेमंत सोरेन जेल गए, शिबू सोरेन जेल गए, लालू प्रसाद यादव जी का पॉलिटिकल कैरियर तबाह हो गया, मायावती जी और मुलायम सिंह यादव जीवन भर उन्होंने तमाम जो है मीडिया ट्रायल भी झेला और कोर्ट का भी ट्रायल झेला। लेकिन सवाल है कि जनरल कैटेगरी के नेताओं पर जांच एजेंसियां क्यों खामोश हो जाती हैं? जनरल कैटेगरी के नेताओं पर जुडिशियरी में क्यों नहीं न्याय वहां कार्रवाई होती है, सुओ नोटिस लिया जाता है? ये तमाम सवाल है। तो इस देश में अभी भी जो 90% लोग हैं वो सिस्टम के हिस्सा नहीं है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक उनकी भागीदारी नहीं, और बेसिकली वो ज्यादातर दलित, आदिवासी, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, और उनके लिए कोई बात करने वाला नहीं है क्योंकि उनके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, मीडिया नहीं है, उनका कोई इंटेलेक्चुअल ग्रुप नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो सिस्टम के हिस्सा हो रहे हैं। एक और खबर है, नीति आयोग की खबर है, ये सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। सोचिए, 1 लाख स्कूलों में इस समय देश में एक टीचर है, जिसमें 9,000 स्कूल यूपी में है जिसमें एक टीचर है। 1 लाख के करीब ज्यादा स्कूल पिछले 10 सालों में बंद कर दिए गए हैं। सरकारी स्कूल की बात बता रहा हूं। तो सरकारी स्कूल जितना बंद होगा आप समझ सकते हैं। पटना में जो छात्रों का प्रदर्शन हुआ था उसमें से 4 छात्र नेताओं को बेऊर जेल भेज दिया गया है कोर्ट ने। सोचिए, तो अब धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट जो है वो आप करेंगे या उसका लीडरशिप करेंगे तो आप जेल जाएंगे। सोचिए, तो ऐसे तो तमाम नेता जेल चले जाएंगे। हाँ, एक मौका है कि आप मुख्यमंत्री बन के अपने ऊपर लगे। शुवेंदु अधिकारी पर 29 केस दर्ज हैं। योगी आदित्यनाथ जी पर भी दर्जनों केस थे, लेकिन उन्होंने अपने सारे केस हटा लिए। देखते हैं शुवेंदु अधिकारी अपने सारे केस हटाते हैं कि नहीं। तो ये राजनीति का एक रंग है जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। टीवी अखबार पर अब पत्रकारिता नहीं होती है, टीवी अखबार पर अब सवाल नहीं पूछे जाते हैं। सवाल है कि हेमंता विश्व शर्मा और शुवेंदु अधिकारी अगर ये 2 दलित पिछड़े होते तो क्या इनका करियर आगे बनता? बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके, उन पर एक आरोप लगा था पैसे लेने का, तहलका के एक स्ट्रिंग ऑपरेशन। उसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो गया, खत्म। सोचिए, उमा भारती का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। तो इस देश में बहुजनों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपको जो भी मिला है वो आपके बहुजन समाज के आइकॉन से मिला है। आप फुले, पेरियार, अंबेडकर के राजनीतिक वारिस हैं, आप बुद्ध के सांस्कृतिक वारिस हैं। आपको अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोलना पड़ेगा। इस देश के 90% आबादी, जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जिसकी भागीदारी नहीं है। आरक्षण इसीलिए था कि भागीदारी हो, लेकिन आजकल आरक्षण पर दुष्प्रचार किया गया। जैसे एक दुष्प्रचार हुआ कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, जबकि राजनीति का पैसाकरण हो गया है। आज गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है, यहां तक कि अब तो पार्टियां चुनाव नहीं लड़ सकती। अखिलेश यादव के पास 42 करोड़ का फंड है, बीजेपी के पास 6,000 करोड़ का फंड है, कांग्रेस के पास फिर भी 900 करोड़ का फंड है। तो राजनीति का पैसाकरण हुआ है। जब दलित पिछड़े राजनीति में आने लगे तो चुनाव को इतना महंगा कर दिया गया। ये समझिए इस बात को। और उससे भी बड़ी बात, इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो भागीदारी नहीं है सबकी। कहते हैं अरे गरीब है, आरक्षण उसको मिलना चाहिए। आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, भागीदारी का प्रोग्राम है। जैसे कोई पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन आईएएस, कलेक्टर, एसपी बनेगा तो वो और ताकतवर होता है, वैचारिक रूप से समाज की लड़ाई लड़ता है, क्योंकि उसे पेट की चिंता नहीं रहती है। बाबा साहेब दूसरा जनरेशन थे,
जो एजुकेशन से बड़े पद, कानून मंत्री बने, बड़े पदों पर पहुंचे। लालू यादव पहला जनरेशन थे, उनका बेटा लड़ रहा है। शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन दूसरा जनरेशन है, वो लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक नारा दे दिया गया, अरे कुर्मी, यादव, कुशवाहा, ये सब आरक्षण खा, दलित पिछड़ों को आपस में ही लड़ाया जाता है। सोचिए, वर्ण कुव्यवस्था में शूद्रों और अछूतों को हजारों जातियों में बांट दिया गया। अब आपको ये रिप्रेजेंटेशन का मसला है। जो सत्ता में लंबे समय तक रहेगा वो आपकी लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन चूंकि जो जातिवादी सोच के लोग हैं उनके पास कलम है, इसलिए फूले ने उनको कलम कसाई दिखा है। जो भी जातिवादी सोच के लोग हैं वो नई नई सगुफे तैयार करते हैं। राजनीति का, जब दलित पिछड़ा राजनीति में आया तो राजनीति का अपराधीकरण। सोचिए, इस देश में बुद्ध जो दुनिया के सबसे ज्ञानी आदमी है उनको बुद्धू बना दिया गया। तो इस देश में जब तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग सचेत नहीं होंगे, कभी जाति के नाम पर शोषण हुआ, आज धर्म के नाम पर उनको बांटा जा रहा है। सोचिए, कई लोग आज मुसलमानों के प्रति हेट दिखा रहे हैं, नफरत दिखा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सत्ता में आ रहे हैं। क्या वही लोग दलित पिछड़ों के सगे हैं क्या? इस देश में रिजर्वेशन के सगे हैं क्या? बहुसंख्यक आबादी के सगे हैं क्या? बस फर्क है कि वहां धर्म के नाम पर नफरत है, आपसे जाति के नाम पर नफरत है। और वो हम लोगों ने मंडल कमीशन लागू हुआ तो देखा कौन लोग विरोध कर रहे थे। अभी यूजीसी लागू हुआ तो देखा हिंदुओं का, दलित पिछड़े हिंदुओं का कौन विरोध कर रहे थे। और सोचिए, बीजेपी का एक भी मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट नहीं है। बंगाल में आज भी गैर सवर्ण, गैर जनरल का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है, आजादी के 75-80 साल बाद। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।